हेलो गाइस। स्वागत है आपका आज के मेरे नर्डी एपिसोड में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू की लीस्ट फेवरेट मूवी एटर्नल्स की। लेकिन ये मूवी इतनी लीस्ट फेवरेट क्यों है? तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो ये मूवी इतनी बेकार नहीं थी, लेकिन कुछ फैंस के अकॉर्डिंग ये मूवी एमसीयू की लीस्ट फेवरेट मूवी हो सकती है। इसका रीज़न हो सकता है कि ये मूवी क्योंकि एमसीयू की रेगुलर मूवीज़ के कॉन्सेप्ट से काफ़ी अलग थी और इसमें मूवी के लास्ट में मूवी का हीरो ही मूवी का विलन निकलता है। इसलिए हो सकता है कि मूवी कुछ फैंस को पसंद ना आई हो। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग है, वो है इसकी टाइमलाइन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस एटर्नल्स मूवी के आने से पहले सबसे बड़ा सवाल एटर्नल्स के 7000 सालों तक अर्थ पर लाइफ स्पैन को लेकर चला था कि आखिर वो एंड गेम तक कहाँ थे और एंड गेम में ऐसा क्या इवेंट हुआ जिसके बाद उन्हें खुद को सबके सामने रिवील करना पड़ता है। एटर्नल्स मूवी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि थैनोस और हल्क स्नैप के बाद एटर्नल्स के लिए सब कुछ बदल जाता है। एक्चुअल में गाइस थैनोस और हल्क स्नैप बहुत सारी एनर्जी जनरेट करती है और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि ये अर्थ के कोर में सो रहे सेलेस्टियल्स टैमुट को जगा देती है। वैसे हाँ, ये भी फैक्ट है कि ये आज नहीं तो कल होना ही था, क्योंकि एटर्नल्स के अकॉर्डिंग सेलेस्टियल्स अपने रिप्रोडक्शन के बीज ह्यूमंस के जन्म लेने से पहले ही डाल चुके थे, इसलिए इसका आज नहीं तो कल होना पॉसिबल था। इतने बड़े रिवील के बाद हम ये तो समझ जाते हैं कि एमसीयू अर्थ के शुरुआती दिनों से ही इसमें एग्जिस्ट करता है और 2010 के बाद से इतने सारे सुपर हीरोज़ का इसमें आना वो तो बस इस जर्नी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। लेकिन गाइज क्योंकि एटर्नल्स मूवी की स्टोरी बार बार टाइम में आगे पीछे करती रहती है, इसलिए इसकी टाइमलाइन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के सबसे पुराने सुपर हीरोज़ एटर्नल्स की कंप्लीट टाइमलाइन की, जिसमें होगा उनका ओरिजिन, वो कहां से आते हैं, वो अर्थ के कौन कौन से इवेंट्स में पार्ट लेते हैं और अब उनका क्या होगा। तो गाइस शुरुआत करते हैं बिलियन ईयर्स एगो एटर्नल्स के ओरिजिन से। तो गाइस सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि अब एटर्नल्स को लेकर कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं और ये सीक्रेट्स इतने बड़े और ज़्यादा सीक्रेट थे कि इनका पता खुद एटर्नल्स को भी नहीं था। तो गाइज अगर आपने एटर्नल्स का कॉमिक ओरिजिन पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि एटर्नल्स एक्चुअल में ह्यूमनॉइड हैं, लेकिन एटर्नल्स मूवी उनके इस ओरिजिन को पूरी तरह चेंज कर देती है। तो गाइज मूवी के अकॉर्डिंग सेलेस्टियल्स का अल्टीमेट गोल अपने ग्रुप को आगे बढ़ाना था, जिसके लिए वो किसी भी प्लेनेट पर जाकर अपना सीड या बीज उसके कोर में रख देते हैं और उनके इस अल्टीमेट गोल को पूरा करने के लिए अरेशिम और फर्स्ट सेलेस्टियल एटर्नल्स दी एडवांस रोबोट को क्रिएट करते हैं, जिनकी मेमोरी सेलेस्टियल्स हर एक सक्सेसफुल मिशन के बाद इरेज कर दिया करते हैं। और ये देखते हुए कि एटर्नल्स हर प्लेनेट की ग्रोथ करने के लिए वहाँ पर कई हज़ार साल बिता देते हैं, और इसलिए इसके बेसिस पर हम ये डेफिनेटली मान सकते हैं कि एटर्नल्स का पहला बैच आज से कई बिलियन सालों पहले आया होगा। तो गाइज अब हम ये तो जानते हैं या ये मान सकते हैं कि एटर्नल्स का ओरिजिन कैसा और कब हुआ होगा, लेकिन इसके बाद क्या? तो गाइज इसके बाद एटर्नल्स दूसरे प्लैनेट्स पर जाते रहते हैं, लेकिन इसी बीच आज से लाखों साल पहले उनके करप्ट वर्जन डेविएंट्स अर्थ पर आ जाते हैं। हालांकि एटर्नल्स का अर्थ पर अराइवल काफ़ी टाइम बाद होता है, लेकिन डेविएंट्स की शुरुआत को दिखाने के लिए मूवी हमें एक फ्लैशबैक सीक्वेंस दिखाती है, जिसमें वो डेविएंट्स के अर्थ पर अराइवल को दिखाते हैं। मूवी के अकॉर्डिंग डेविएंट्स जलते हुए मेटियोरॉइड की तरह अर्थ पर आते हैं और यह आग का गोला इतना पावरफुल होता है कि ये अपने रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों और स्पीशीज लाइक डायनासोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो गाइज इसके बाद आज से 5000 प्लस BC पहले एटर्नल्स का अर्थ पर पहली बार अराइवल होता है। हालांकि ये अराइवल डेविएंट्स के कितने टाइम बाद होता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो गाइज मूवी के अकॉर्डिंग आज से लगभग 7000 साल एटर्नल्स का अर्थ पर पहली बार अराइवल होता है, जहाँ उनकी मुलाकात पहली बार ह्यूमन से होती है और यहाँ वो ह्यूमंस को डेविएंट से बचाकर खुद के इंटेंशंस क्लियर कर देते हैं। इतना सब होने के बाद सर्सी एक स्टोन को मेटल में बदलकर ह्यूमंस को टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में इनकरेज करती है और इसी तरह सर्सी ह्यूमंस को एग्रीकल्चरल वेपन्स और कल्चर को लेकर नॉलेज भी देती रहती है, जो उस टाइम पर बेबीलोन एम्पायर के क्रिएट होने की वजह बनता है। जहाँ एक टाइम पर ह्यूमंस बेबीलोन एम्पायर जैसी सक्सेस को पाने वाले थे, वहीं दूसरी ओर एटर्नल्स और डेविएंट्स एक टाइम पर बहुत कुछ करने वाले थे। सबसे पहले फास्टोस ह्यूमंस को स्टीम इंजन देने वाला होता है, लेकिन किसी वजह से ये इंजन थेना डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं दूसरी ओर बेबीलोन एम्पायर का स्टारगेट
एक डेविएंट द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और इतना सब कुछ होने की वजह से ड्रूड सेलेस्टियल एरेशिम के रूल्स मानने से मना कर देता है ताकि वो ह्यूमंस के इवॉल्व होने के प्रोसेस को तेज कर सके। और ये सब उसी मोमेंट पर होता है जब सर्सी और इकारिस एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और जब सारे एटर्नल्स एक दूसरे से अलग हो चुके थे तो अब बेबीलोन की प्रोडक्शन के लिए कोई भी एटर्नल वहाँ नहीं था, जिसकी वजह से धीरे धीरे बेबीलोन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद मक्कारी एटर्नल शिप डोमो में अपना घर बना लेती है और कुछ टाइम तक स्प्राइट को अपने साथ रखने के बाद किंगो भी स्प्राइट के क्वेश्चन से परेशान होकर उसे बीच में ही छोड़ देता है, जहाँ किंगो खुद की किड थॉर के साथ मीटअप को भी एक्सप्लेन करता है। अब क्योंकि गाइस थॉर अभी भी एक बच्चा था, इसलिए या तो वो ओडिन के साथ मिडगार्ड की जर्नी पर आया होगा या ये सब सिर्फ किंगो का एक सफ़ेद झूठ हो सकता है। तो गाइस अब जब आज से लगभग 1600 साल पहले एक और जहाँ सभी एटर्नल्स एक दूसरे से दूर हो चुके थे, वहीं दूसरी ओर सर्सी और इकारिस एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे और यहाँ उनका ये अपनापन उनकी मैरिज में बदल जाता है। इसकी वेडिंग डेस्टिनेशन हमारे ग्रेट इंडिया के गुप्त एम्पायर के टाइम पर रखी जाती है। जिसके बाद एटर्नल्स का अगला मेजर और सबसे गिल्टी फील वाला इवेंट 1945 में आता है, जब मूवी में फेस्टस हिरोशिमा के न्यूक्लियर बम अटैक का जिम्मेदार खुद को मानता है। हालांकि फेस्टस न्यूक्लियर बम की क्रिएशन के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं दिखाया गया है, लेकिन ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी देने के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है। इसके बावजूद अगर हम इसे एमसीयू के नज़रिए से देखें तो ये पूरी मूवी का वो पहला सीन होता है जो इसे कुछ हद तक एमसीयू से जोड़ पाता है। हालांकि जब तक फेस्टस का हिरोशिमा का पता चलता है तब तक स्टीव रॉजर्स और बकी बार्न्स ऑलरेडी बर्फ में जा चुके होते हैं और इसके साथ रेड स्कल भी वर्मवेल पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है। इसलिए चाहे इस जगह फेस्टस खुद को गिल्टी माने या न माने, वर्ल्ड वॉर 2 तो उसी तरह एंड होगी जैसे वो एक्चुअल में होने वाली होती है या हो चुकी होती है। जिसके बाद एटर्नल्स प्रेजेंट एमसीयू टाइमलाइन में आ जाते हैं, जहां एजैक एमरजेंस को लेकर अपनी थ्योरीज एक्सप्लेन करती है कि ये सब थैनोस और हल्क स्नैप की वजह से होने वाला है। और क्योंकि ये दोनों स्नैप्स इतनी पावरफुल होती हैं कि ये अर्थ कोर में रखे हुए सेलेस्टियल के बीच को भी एक्टिवेट कर सकती हैं। और अगर इस सब के अकॉर्डिंग देखें तो एटर्नल्स मूवी की प्रेजेंट टाइमलाइन एवेंजर्स एंडगेम के 1 वीक बाद रखी गई है, जो इस मूवी की क्रिएटर नेट मूर की टाइमलाइन एक्सप्लेनेशन पर भी फिट बैठता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एटर्नल्स मूवी फार फ्रॉम होम की एंडिंग और नो वे होम के शुरुआत के साथ ओवरलैप कर सकती है। तो गाइस अब इतने सारे टाइमलाइन एक्सप्लेनेशन के बाद इकारिस एटर्नल्स के इमरजेंस इवेंट से एक वीक पहले राशिम के प्लान को फॉलो करते हुए क्रो और डेविएंट्स को पावरफुल बनाने के लिए अपने एटर्नल पार्टनर एजैक को उन्हें खिला देता है। एजैक की मौत के 6 दिन बाद मूवी का क्लाइमैक्स शुरू होता है, जहां अगर फ्लैशबैक्स को हटा दिया जाए तो एटर्नल्स की आखिरी डेविएंट से फाइट होती है और उन्हें इकारिस के धोखे के बारे में भी पता चलता है। हालांकि अपनी क्लाइमैक्स बैटल में आने से पहले एटर्नल्स अपनी लाइफ को भी दिखाते हैं, जहां किंगो बॉलीवुड में अपने कई एंसेस्टर्स को दिखा चुका होता है। ड्रीड अमेज़न में लगभग 20 जनरेशंस को ऑलरेडी देख चुका होता है। गिलगामेश पिछली कई डिकेड से थेना की देखरेख करता रहता है। मैकारी सेंचुरी से शिप में अलग अलग सिविलाइजेशंस के आर्टिफैक्ट कलेक्ट करती रहती है। फास्टोस एक शॉर्ट टाइम के लिए एक फैमिली बना लेता है और इन सब के अलावा सर्सी और स्प्राइट लंदन में एक नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं, जहां इकारिस कभी भी उनसे दूर नहीं था। तो गैस आखिरी फाइट में एटर्नल्स डेविएंट्स को हरा ही देते हैं और सब कुछ ठीक होने के बाद इकारिस एजैक की मौत के गिल्ट में खुद को सूरज के आगे सेक्रीफाइस कर देता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इकारिस तो एक एटर्नल है इसलिए उसे मानना लगभग नामुमकिन है, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एटर्नल्स मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये कंफर्म कर चुके हैं कि इकारिस ऑफिशियली मर चुका हो सकता है। तो गाइज अब जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो मूवी एंड हो जाती है, लेकिन एमसीयू होने की वजह से इसमें हमेशा की तरह पोस्ट क्रेडिट सीन आना बाकी था, जिसमें इस बार दो पोस्ट क्रेडिट सीन को डाला गया था, जो दोनों ही मूवी के 2 वीक्स बाद सेटअप किए गए थे। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में सर्सी टियामोट को ओशन के बीच में एक स्टैचू में बदल देती है और जब पिप द ट्रोल इरोस डोमो में आता है तो हो सकता है उसी समय रेशिम अर्थ पर आकर सर्सी, किंगो और फास्टस को किडनैप कर लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड सर्सी के किडनैप की वजह से सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में डैन विटमैन को इबोनी ब्लेड निकालते हुए दिखाया जाता है, जहां बैकग्राउंड में हम महेशर अली और फ्यूचर ब्लेड की वॉइस को भी सुन सकते हैं। अब चाहे ये एक ब्लैक नाइट मूवी हो या ब्लेड मूवी का रेफरेंस या कोई नया प्रोजेक्ट, लेकिन जो भी हो ये एटर्नल के बाद या उसके काफ़ी टाइम बाद सेटअप होने वाला है। सो गाइज एटर्नल की टाइमलाइंस में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को देखा
तो उसे प्रेस ज़रूर करें। और गाइस इसे अपने मूवी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गाइस अगले एक और नर्डी एपिसोड में।